Hello everyone, very good afternoon all of you. Indian financial markets we had started already. We in this chapter of CSEET economics we basically expect कि लोगों को सेविंग्स की हैबिट डलवाना, सेविंग्स एनकरेज करवाना, सेविंग्स की हैबिट डलवाना, सेविंग्स एनकरेज करवाना और इस सेविंग को सिर्फ तिजोरी में भर के नहीं रखना, इस सेविंग को इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करना। और जो कॉर्पोरेट्स है, जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनके पास प्रोडक्ट है, जिनके पास सर्विस है, उनको वो देना। बदले में आप डिविडेंड ले लो, कैपिटलाइजेशन ले लो और इंडिया की ग्रोथ करेंगे। क्योंकि 5-50 रुपए से किसी की ग्रोथ नहीं होनी है, लेकिन जब इतने पैसे लोग यूज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एक साथ लेके आएंगे, तो फिर कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्प से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगा, सेवर्स और इन्वेस्टर्स को मिलाया जाएगा, कैपिटल फॉर्म होगा और फाइनेंशियल मार्केट्स बढ़ेंगे। पैसे अरेंज करने का जरिया है कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स है काफी सारी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मुथूट फाइनेंस सुना है क्या? मुथूट फाइनेंस, मन्नूपुरम गोल्ड सुना है क्या? मन्नूपुरम गोल्ड, ये बैंक्स थोड़ी है वो, लेकिन पैसा मिलता है वहां से भी, नॉन बैंकिंग एफसी है वो। कोऑपरेटिव, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेंटर है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में शायद हमें आज एक पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। सो गाइस, बैंकिंग रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। पेमेंट्स बैंक पेमेंट्स भी, पेमेंट्स बैंक पेमेंट फीचर्स भी उन्होंने लाए। नई नई फाइनेंशियल सर्विसेज आई है इंडिया में, आईपीओ की तादाद भी बढ़ी है और थ्रू आईपीओ कंपनी ओके विल सॉलिसिट फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर। थ्रू आईपीओ कंपनी विल सॉलिसिट फंड फॉर द इन्वेस्टर। ये कौन है भाई साहब? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के भी ऊपर कोई होता है क्या? अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। ये फिनटेक या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भारत इंक्लूजन इनिशिएटिव, जेपी मॉर्गन, मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स फाउंडेशन, डेल, इन सब ने जो मिलके किया है, क्या किया है बताएंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन किसके कैंपस में हुआ ये सब? IIM अहमदाबाद। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग है, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है जो हमने पढ़ना है। और आई गेस हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? कमर्शियल बैंक, ठीक है, ठीक है। आई गेस हम लोग पब्लिक बैंक्स थोड़ा बहुत देख लिए थे, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कमर्शियल, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स वी वर डन विथ। फिनो एक नया कंसेप्ट जो तो पढ़ा था तुमने, बाकी दिन तो हमने देख ही लिया था। और ये डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस ध्यान में रखोगे क्या? एग्जाम के लिए, एमसीक्यू के लिए गोल्ड है। चलो, उसके बाद तुमने परतवाड़ा का नाम सुना है क्या? परतवाड़ा। तुमने जौनपुर का नाम सुना है क्या? जौनपुर। मिर्जापुर का नाम सुना है क्या? मिर्जापुर दिल्ली है अपना, है ना? ठीक है। अब तुमको ये पता है क्या जयपुर एक्चुअली कहां है? जयपुर राजस्थान। लेकिन तुमको पता है उड़ीसा में भी एक जयपुर है? उड़ीसा में भी एक जयपुर है। मेरा एक स्टूडेंट जयपुर में, जयपुर का है, पर उड़ीसा का जयपुर है, हमेशा बताता है वो। सो ऐसे छोटी छोटी जगह जो है, शहर है वो, लेकिन उसका नाम फेमस नहीं है। बॉम्बे, पुणे, दिल्ली ऐसा, बैंगलोर ऐसा नाम नहीं है उसका। तो वहां पे भी तो पैसों की जरूरत है ना, स्मॉल बोरोवर्स है ना, उनके लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। आ जाइए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स refer to the primary cooperative banks located in urban and semi-urban areas. These banks essentially lend to small borrowers and business centered around communities, localities and workplace groups. तो आप ज्यादा जगह नहीं, आप सिर्फ छोटे बोरोवर्स, कम बोरोवर्स को, ठीक है, कम बोरोवर्स को, छोटे बोरोवर्स को टारगेट करते हो और पर्टिकुलर लोकेलिटी को टारगेट करते हो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स।
सर लेकिन ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एक प्रॉपर लोकेलिटी को टारगेट करता है, क्या स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए? जी हां, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, केरला बैंक, हिमाचल प्रदेश को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। देखते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज अ फेडरेशन ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विच एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इन द स्टेट। नाम क्या है इसका? कोऑपरेटिव। काफी जगह बैंक से लोन नहीं मिलता क्योंकि डॉक्यूमेंट्स स्ट्रांग नहीं होते, करेक्ट? ऐसे वक्त आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नाम क्या है उनका? देखो तो नाम क्या है? कोऑपरेटिव। ठीक है, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तो स्टेट के कस्टोडियन है, कोऑपरेटिव्स के कस्टोडियन है। अलग अलग स्टेट में एक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव कि यार लोगों को पैसा मिल जाए जब जरूरत हो, जब जरूरत हो तो पैसा मिल जाना क्या इंपॉर्टेंट है? क्या कहते हो? बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, द मेजर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज कैप्चर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बताओ। सेंट्रल बैंक इज इंडियाज में बिगेस्ट बैंक? नो। आरबीआई, आरबीआई में जाते हो क्या तुम? आरबीआई में किस किस के बैंक अकाउंट है बताओ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोगोज रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे जब पहली बार। क्या ये देखो देखो लोगों में क्या है? लोगो चेंज हुआ 1970 में। लोगो में क्या नजर आ रहा है अब? हाँ, आपका पैसा हमारे पास सेफ है। ठीक है, एंड नाउ दिस इज द लेटेस्ट एसबीआई का लोगो। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्या एसबीआई पहले से ही थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले क्या था? एनी गेसेस? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और सर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मैड्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मर्ज करके बनाया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काफी इंडियन नाम है ना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एकदम बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे साउंड कर रही है ना? नहीं। चलो, लेट्स चेक आउट सम हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। द मेजर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज कैप्चर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। ईयर 1921 क्लोज्ड मार्केट। 1921 तक आसानी से बैंक से पैसा मिल जाएगा ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। देन स्टेट ओन्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज द ओनली बैंक एग्जिस्टिंग। यानी पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक बैंक होना क्या प्योर मोनोपोली है? क्या कहते हो? प्योर मोनोपोली, प्योर। फिर 1935 में आया आरबीआई। ओ माय गॉड, यानी पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी फिर आरबीआई बनी। ठीक है, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। क्वाजी सेंट्रल बैंकिंग रोल ऑफ इंपीरियल बैंक केम टू एन एंड। यानी पहले सिर्फ इकलौती बैंक थी तो वही आरबीआई जैसा रोल प्ले करती थी और वही बैंक थी, वही रेगुलेटर और वही बैंक। समझ रहे हो क्या आप? वही रेगुलेटर और वही बैंक। सही है या गलत है? अच्छा एक मिनट सर, ऐसा नहीं समझता यार हमको हमारी लेवल पे आके सिखाओ। आते हैं तुम्हारे लेवल पे। मैं क्या कहता हूं, सीएसईटी का जो पेपर है तुम सेट करो और तुम ही लिखो और तुम ही चेक करो। कैसा लग रहा है आपको ये मेरा स्कीम? समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? ईटी का जो पेपर है सेट करो, तुम सेट करो, तुम ही लिखो, पेपर तुम ही टिक करो और तुम ही चेक करो कैसा लग रहा है आपको ये स्कीम।
वेरी, मुझे इतना अच्छा लगा ये आंसर सुन के कि सर कोई फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा क्यों नहीं है? ये तो तुम पास हो जाओगे, तो बढ़िया है ये तो। ये ना तुमने ऐसा कहा इसका फ्यूचर तो कुछ नहीं है ना, इतना अच्छा आंसर है ये। पता नहीं तुमने कितने दिल से कहा ये, लेकिन ये इतना अच्छा आंसर है। तुमको पता है क्योंकि फिर ऐसा होगा तो फिर सभी सीएस बनेंगे, और जब सभी बनेंगे तो वैल्यू सब बनेंगे। कोई भी ये भी बन गया, इसको तो नाक भी पोंछनी नहीं आती। आप समझ रहे हो? सभी बन जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा, जो मेहनत करेगा वही बनना चाहिए। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटर भी वही थी, बैंक भी वही थी, तो अगर गलत भी करता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग का रोल खत्म कर दिया और आरबीआई बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़े। 1936 to 1955 Imperial Bank expanded its network to 480 branches. Imperial Bank expanded its network to कितना branches? 480। चलो थोड़ा फैक्ट्स बता दो कुछ। 1936 से 1955 480, यानी पूरे इंडिया में 480 ब्रांचेस। ठीक है, गेस करो आज इंडिया में कितनी ब्रांचेस होगी स्टेट बैंक की? आज इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 24,000, सिर्फ एसबीआई की बोल रहा हूं। बाकी बैंक तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब तो हम गेस ही नहीं कर रहे। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 24,000। क्या लोगों को पैसा मिलने के लिए या लोगों को पैसा डिपॉजिट करने के लिए आसानी हो गई? क्या कहते हो? ब्यूटी ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर एंड इट्स एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपिंग कंट्री नहीं होते और हम लोग मेहनत नहीं करते तो हम इस नंबर पे नहीं पहुंचते। इन ऑर्डर टू इंक्रीज पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज, इंपीरियल बैंक वॉज कन्वर्टेड इनटू, इंपीरियल बैंक नाम ही अंग्रेज लगता था लोगों को, और अंग्रेजों पे ज्यादा भरोसा नहीं था। क्या कहते हो? तुम साला हिंदुस्तानी लोग, ऐसा बोलते थे वो लोग हमको, हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। तो इंपीरियल बैंक को फिर, और ये जहां भी ये ऐसे कुछ दिखे समझ जाते थे इंग्लैंड है ये, है ना। लोगो भी चेंज कर दिया, हमारा पेड़ बरगद का पेड़ है ना, जिसकी हम क्या करते हैं बोलो? पूजा। तो हाँ, और फिर पूजा करते तो अच्छी बैंक होगी, उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों का बढ़ा। देन 1956 टू 2000 नेशनलाइजेशन, फिर बैंकिंग जो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो फिर हम लोग नेशनलाइज करते गए। Nationalization of 14 large commercial banks in 1969 and 6 more banks in 1980. Entry of private players like ICICI, intensifying the competition. फिर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाया गया। ग्रेजुअल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन पीएसयू बैंक। पीएसयू यानी क्या होता है? पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। एक बात बताओ, ये इलाहाबाद बैंक सुना है कि तुमने? इलाहाबाद बैंक। देना बैंक सुना है क्या? देना बैंक। क्या लगता है तुमको, क्या कंप्यूटर्स होते हैं उनके उनके बैंक में? पूछ रहा हूं मैं। हाँ, मैं बुरा मत फील करो, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, क्या होते हैं उनके कंप्यूटर्स? यस सर, डेफिनेटली होते हैं। ग्रेजुअल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की गई धीरे धीरे। आज हर बैंक के पास अपना एटीएम है, हर बैंक के पास कंप्यूटर्स है, हर बैंक के पास हाई स्पीड इंटरनेट है। फिर 2020 के बाद कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड रिसीव्ड अ बैंकिंग लाइसेंस। ओ कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, सो कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड ये क्या थी? ये एनबीएफसी थी। ये एनबीएफसी है क्या? देखो तो ये सारी एनबीएफसी है क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है क्या ये? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉन बैंकिंग है। लाओ चाकू लाओ। देख लो, सर दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूको, कैनरा, सेंट्रल,
इंडियन ओवरसीज इंडियन बैंक, ये तो तुमको पता ही होगा। ये कौन सी बैंक है? पंजाब, देना, अलाहाबाद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारी प्रॉपर बैंक्स है, नेशनलाइज्ड बैंक्स है। अब देखो, इंडिया बुल्स, आईआईएफएल, टाटा कैपिटल, डीएचएफएल, रेलीगेयर, एलआईसी, फुलेटन, मैग्मा, आदित्य बिरला, एलएनटी, ये सारी एनबीएफसीज है। बैंक है क्या ये? नहीं, ये बैंक्स नहीं है। एनबीएफसी से रिलेटेड अब पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो सीएस एग्जीक्यूटिव में प्रोवाइडेड। कोटक महिंद्रा, ठीक है, कोटक महिंद्रा, पहले कोटक महिंद्रा बैंक है। अभी कोटक महिंद्रा बैंक है प्रॉपर? बताओ। यस, कोटक महिंद्रा की बैंक है, अच्छी ब्रांचेस है, सोफिस्टिकेटेड बैंक है। ठीक है, पहले कोटक महिंद्रा क्या थी? एक बैंक नहीं थी, एनबीएफसी थी। हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी। कोटक महिंद्रा पहली बैंक, पहली एनबीएफसी थी जिनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला। In 2003, Kotak Mahindra Finance Limited received a banking license from RBI and became the first NBFC to be converted into a bank. Guys, very very important. Kotak Mahindra पहली NBFC थी जिसको banking license मिला। In 2009, the government removed the banking cash transaction tax that was introduced in 2005. यानी आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हो बैंक के साथ, उस पर एक टैक्स लगता था, फिर वो निकाल दिया गया। In 2018, as per the union budget, provision coverage ratio of banks reached highest in 7 years. As per RBI, India recorded foreign exchange reserves or approximately 393.72 billion. It's a lot of money. So guys, क्या आपने महसूस किया कि इंडिया में बैंकिंग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ? 19 देखो, अब 20 साल हो गए हम लोग, 20 साल नहीं रहे, 100 साल हो गए। From a closed market, we have ample banks in India. क्या पैसे मिलना आसान है आज इंडिया में? Yes, sir. फोन आते यार बार बार, लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या, आता है क्या फोन? Yes, sir. पापा को आता होगा, परेशान कर देते लोग, लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या। पहले लोन से नॉल 100 साल पहले एक ही जगह थी इंडिया में जहां से पैसे मिल पाते थे, आज हजारों जरिए है। क्या हमारा बैंकिंग सेक्टर डेवलप हुआ है? जी हाँ। चलो कुछ फिगर्स पढ़ते हैं। एज पर May 29, 2019, there are 20 public sector banks, 22 private sector banks, 44 foreign banks, 56 RRBs, regional rural bank, 152 urban cooperative bank, 1542। इतनी ज्यादा क्यों है ये नंबर इतना बड़ा क्यों है? 1542, 1500। सर हर छोटे छोटे शहर में है, वो हर छोटे छोटे शहर में है, लोकली काम करती है, कम पैसा लोन पे देती है। अच्छा, रूरल कोऑपरेटिव देखो कितने रूरल कोऑपरेटिव? 90,000, 94,384 rural cooperative bank. However, after the mergers, the country will have 12 public sector banks, including SBI and Bank of Baroda. Bank of India and Central Bank of India will continue to remain independent. तो ये जो इतनी सारी आपको बैंक्स अभी नजर आ रही थी ना थोड़ी देर पहले, अब इतनी नहीं रहेगी। काफी बैंक्स का मर्जर होने वाला है, काफी बैंक्स का, ये विजया बैंक और देना बैंक एक होने वाले हैं, ऐसे काफी बैंक्स का मर्जर होने वाला है। बहुत ज्यादा बैंक्स हो गई है, ठीक है। लेकिन कुछ बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर भी इंडिपेंडेंट ही रहेगी। It is interesting that credit offtake has been surging ahead of the past decade, aided by strong economic growth, rising disposable income, increasing consumerism, and easier access to credit. During FY9, 2007 and 2018, credit offtake grew at CAGR 10.94%। यानी क्रेडिट लेने का जो अमाउंट है, वो क्रेडिट लेने का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ गया, और वो जो उसका एनुअल ग्रोथ रेट है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10.94% हुआ। यानी हर साल इतना बढ़ता है ये उतने पीरियड में। देन एज पर Q3 FY19, आराम से सोचते हैं इसको, क्या कहते हो, क्या होगा इसका मतलब? एज पर Q3 FY19
तो फाइनेंशियल ईयर 19 का क्वार्टर 3 कौन सा होगा? क्वार्टर 3 के कौन से मंथ्स होंगे बताओ? January, February, March. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, करेक्ट। हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकेंड क्वार्टर, करेक्ट। yes sir. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर Third. थर्ड क्वार्टर, एंड जैन, फेब, मार्च फोर्थ क्वार्टर। Then, as of Q3 FY19, total credit extended surge to. What do you mean by surge to? Increase to 93,751 billion. Demand has grown from both corporate and retail loans. ये corporate और retail loans क्या होता है? जो कंपनीज लोन लेती है वो कॉर्पोरेट लोन है। जो हम लोग एक इंडिविजुअल लोन लेता है वो होता है रिटेल लोन। तो जो आपके घर के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नजदीकी शाखा है वो रिटेल ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? रिटेल। लेकिन आपके शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपका बड़ा शहर है जिसमें 25 लाख से ज्यादा आबादी है, तो आपके शहर में जरूर कॉर्पोरेट लोन की फैसिलिटी रहेगी। कॉर्पोरेट लोन जहां से कंपनीज लोन लेती है। कंपनीज को ज्यादा पैसा लगेगा क्या? क्या कहते हो? Yes sir. यस। डिमांड फॉर ग्रोथ ऑफ बोथ कॉर्पोरेट एंड रिटेल, particularly in the services and real estate, consumer durables and agriculture allied sectors have led to the growth in credit. Credit to non-food industries increased by 12.3% per year on year, reaching rupees 86,000 billion in March 29, 2019. To capture the rural areas, Indian banks are expanding their business. According to RBI, under financial inclusion plan, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान क्या क्या होता है? हमेशा फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते रहते हैं। 5 years. सबको बैंकिंग में लेके आने का प्लान, इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान 5,98,093 banking outlets were provided in villages. 5 लाख बैंक्स आउटलेट विलेजेस में प्रोवाइड किए गए। एज ऑफ सितंबर 2018, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। द इंडेक्स विल मेजर एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी टू फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका भी एक इंडेक्स आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट कितना होशियार है, कौन सा इंडेक्स है पता करने का? इंडेक्स बताओ, स्टूडेंट कितना होशियार है? मार्क्स से पता चलता है। वो आ जाते थे ना हमारे मेहमान घर पे, इस बार कितने परसेंट मिले आपको बेटा, तो फिर हम कहते थे 66.66, छक्के पे छक्का, ठीक है। तो उसको समझ जाता था, इसको ज्यादा पूछ के फायदा नहीं, इसको बहुत ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। वैसे ही हम लोग सबको फाइनेंशियली इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन क्या लोग इस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं ये हमें पता करना है। As of September 2018, the Department of Financial Services, which comes under Ministry of Finance and NIC, National Informatics Center, launched Jan Dhan दर्शक, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। दर्शक यानी क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन योजना लाई इंडियंस के लिए, करेक्ट? Yes sir. सब अपने अपने रुपए मिल के कहां डाले? अपने जनधन योजना के तहत खातों में डाले, करेक्ट? मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। लेकिन हम अपने खातों का उपयोग कितना करते हैं ये दर्शाने वाला एक जनधन दर्शक ऐप बनाया।
जिसके अंदर मुझसे मेरी बैंक या मुझे लोन मिल जाए, वो सेंटर कितनी दूर है ये मुझे पता चल जाएगा। जैसे हमारा ये जो ऐप है, कौन सा ऐप है हमारा, रुको, वो जो डाउनलोड करने को बोला है मोदी जी ने, तबीयत, हाँ एक मिनट, मिल नहीं रहा है ये, आरोग्य, हाँ मिल गया मिल गया। हाँ मैं सेफ हूं क्या, देखो तो, एम आई सेफ? यस सर यस सर, अभी देख ही रहे हो ना तुम मुझे, मैं सेफ हूं। अब ये आरोग्य सेतु ऐप जो है, क्या इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे बाजू में, ठीक है, यू आर सेफ, मेरे 500 मीटर में कितने हैं मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, मेरे 500 मीटर के दायरे में, आधे किलोमीटर के दायरे में 6000 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप यूज किया है। 15 यूजर्स हैव टेकन द टेस्ट, 2 यूजर्स आर अनवेल इन लास्ट 24 आवर्स and 9 users have been diagnosed with COVID in last 28 days. ये मुझे यहां से पता चल रहा है। वैसे ही जनधन दर्शक क्या बताएगा आपको, देख लेते हैं। Ministry of Finance and National Informatics Center launched Jandhan Darshak as a part of Financial Inclusion Initiative. It's a mobile app to help people locate financial services in India. ठीक है, तो गाइस इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जनधन दर्शक क्लिक नहीं होगा ये एकदम स्टूडेंट्स को, और इतना बीचों बीच फंसा है ना ये कि बिल्कुल इस पे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, आप हाईलाइट करते जाते हो ना ये सारी चीजें। मैंने पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि आपको ये याद रह जाए। जैसे मैं ऐप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेक श्योर कि आप मुझको मोबाइल पे दिखाओ ताकि वो याद रह जाए, क्योंकि ये इतनी सारी चीजें याद रखने के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। आई होप यू वर्क हार्ड एज वेल। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंगली डायनामिक बिजनेस सिनेरियो एंड फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन। The increasingly dynamic business scenario and financial sophistication has increased the need for customized exotic financial products. Banks are developing innovative financial products and advanced risk management methods to capture the market share. Bank of Maharashtra has tied up with Cigna TTK. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसके साथ टाइप किया? सिग्ना टीटीके। ये क्या है, ना सिग्ना समझ रहा ना टीटीके समझ रहा, रुको बताता मैं। सिग्ना इज एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है, एंड टीटीके इज एन इंडियन कंपनी, ठीक है, और ये लोग ने जॉइंट वेंचर किया है, ठीक है, यूएस बेस्ड ग्लोबल हेल्थ सर्विस लीडर सिग्ना कॉर्पोरेशन एंड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट टीटीके ग्रुप। इन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टाइप किया। और एक बात बताओ मुझे, क्या बैंक्स इंश्योरेंस भी बेचती है? सोच के बताओ मुझे थोड़ा। आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस बिजनेस का नाम क्या है बताओ, बोलो बोलो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ब्यूटीफुल। हर बैंक आज इंश्योरेंस बिजनेस में जा चुकी है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सिग्ना और टीटीके की हेल्प ली टू मार्केट देयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया। विद द एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स, कंपटीशन इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर हैज इंटेंसिफाइड. Banks are increasingly looking at consolidation to derive greater benefits such as enhanced synergy, cost takeouts from economies of scale, organizational efficiency and diversification of risk. ठीक है, so guys मैं क्या कहता हूं, हर चीज में अगर कोई नया प्रोडक्ट अगर आप बेच सकते हो तो बेचना चाहिए क्या, सोचो ना। आप यहां पे शॉप ओपन करके बैठे हो, ठीक है, अगर आप इसके साथ ये भी प्रोडक्ट अगर बेचना चाहो तो क्या फायदा ही होगा, क्या कहते हो? सबके पास इतने सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज थी, हर बैंक के पास ऑफिसेस थे ऑलरेडी, अच्छे एरियाज में, क्रीम एरियाज में ऑफिसेस थे, क्यों ना क्रॉस सेलिंग करे, क्यों ना ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे। इसलिए इंश्योरेंस को भी वो अपने सेक्टर में ले आए। चलो कोई बात नहीं, अब इंश्योरेंस के साथ साथ ये डाइवर्सिफिकेशन का मजा ही अलग होता है, ठीक है।
सुना है कि तुमने कभी ये? Yes, sir. Yes, sir. डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ऐसा सुना है क्या? Yes, sir. No, sir. जैसे, ठीक है, मैंने एक कंपनी है, मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इन्फोसिस के मैंने शेयर्स खरीद लिए। अब इन्फोसिस का मैंने शेयर खरीद लिया, एक मिनट, हाँ, शेयर નો ભાવ ठीक है, इन्फोसिस का मैंने शेयर खरीद लिया। जब मैंने खरीदा था तो 1500 का था और आज 1100 रुपए का हो गया, और मैंने ऐसे 10 करोड़ रुपए डाले थे। तो क्या मैंने एक दिन में ही काफी सारा पैसा लूज कर दिया? क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक दिन में इतना लूट लिया? बेवकूफ हो तुम। 10 करोड़ रुपए थे तुम्हारे पास, 10 करोड़ रुपए थे तुम्हारे पास, थोड़ा टाटा में डालते, थोड़ा एचडीएफसी में डालते, थोड़ा रिलायंस में डालते, थोड़ा कोल इंडिया में डालते, थोड़ा ओएनजीसी में डालते, और भी पैसे बच गए। एसबीआई में डालो, इन्फी में डालो, आईसीआईसीआई में डालो, आईटीसी में डालो। क्या सारे सेक्टर्स अलग अलग हैं? देखो जरा, देखो, दिमाग लगाओ। कोल इंडिया अलग सेक्टर, ओएनजीसी ऑयल, बैंक, एचडीएफसी बैंक हाउसिंग लोन में बहुत अच्छा करती है, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस में भी अच्छा करती है, बैंकिंग में भी अच्छा करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो कुछ देखना ही नहीं पड़ता, करेक्ट? Yes, sir. रिलायंस, मुकेश, टीसीएस अच्छा नाम है, आईटीसी और इन्फोसिस के भी शेयर तुम लेने ही थे तो ले लेते 1 करोड़ रुपए के। इतनी सारी कंपनीज है। अब सर मेरे को थोड़ी इतना समझता, करेक्ट, एम आई राइट? हमको इतना दिमाग का, तो ये काम है, वो काम है, बिजनेस है, ये है, वैसा है। आम आदमी को इतना समझता है क्या? मेरा बेटा इन्फोसिस में काम करता है, मेरे बेटे ने बताया कि इन्फोसिस बहुत बढ़िया कंपनी है, ऐसा ऐसा है, आप इसके शेयर खरीद लो। मैंने खरीद लिए 10 करोड़ के, और तुम्हारे लग गए अब 30% से डाउन हो गए तुम एक दिन में। क्या तुम शेयर मार्केट से तौबा कर लोगे? क्या तुम बोलोगे भाई शेयर मार्केट में एक दिन में मैं 3.5 करोड़ रुपए हार चुका हूं, और तुम बोलोगे हार चुका हूं, ऐसा बोलोगे? तुम हार चुका हूं बोलोगे? जैसे जुआ खेले थे तुम। एक मिनट, हमको पता है तुम्हारे पास इतना दिमाग भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है। एक काम करो, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करे। समझ रहे हो? तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है ना, एक्सेप्ट कर लो। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, सबसे पैसा ले लेते हैं, लाओ लाओ पैसा लाओ, आओ पैसा लाओ, अपना फंड है, लाओ पैसा लाओ। अब फिर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करूंगा जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। हमारे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं मिस्टर चिन्मय देशपांडे को, ठीक है? मिस्टर चिन्मय देशपांडे इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, ही हैज गुड एनालिटिकल स्किल। तो हमने एक म्यूचुअल फंड बनाया, लोगों से 500 करोड़ रुपए लिए, और हमने बोला कि हम मिस्टर चिन्मय देशपांडे की हेल्प से आपके पैसे अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स में, अच्छी अच्छी कंपनीज में, किसी के शेयर खरीदेंगे, किसी के डिबेंचर्स खरीदेंगे, जीसेक भी खरीद लेंगे, थोड़े थोड़े गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसा इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, अगर कोई कंपनी का शेयर कम ज्यादा होता है तो सारे कंपनी के शेयर के दाम गिर जाएंगे क्या एक साथ? इतने बदनसीब हो क्या तुम? मैंने खरीदे तो बंदी हो गई, ऐसा होगा क्या? मान लेते हैं इन्फोसिस का शेयर गिर गया, आईटीसी का शेयर गिर गया, रिलायंस का भी गिर गया, लेकिन बाकी तो जिंदा रहेंगे। क्या कहते हो? Yes, sir. तो म्यूचुअल फंड से क्या बेनिफिट मिल रहा है? रिस्क कम हो रहा है। हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते तो हमको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। Shareholders. हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो हमको कहा जाता है Investors. Unit holders. इन्वेस्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर कॉल्ड एज यूनिट होल्डर्स। चलो म्यूचुअल फंड की कहानी पढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं थोड़ा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग वी आर डन, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट्स एंड कोऑपरेटिव बैंक। बैंक्स की तो हिस्ट्री भी पढ़ ली हमने, करेक्ट?
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से आज हम कहां पहुंच गए हैं? 100 सालों का सफर। अब हम लोग जाते हैं आगे, म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड का बहुत एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि देखा क्या आपने? Yes, sir. बहुत। ठीक है, 500 रुपए से शुरुआत कर। सचिन तेंदुलकर बोलता है 500 रुपए से शुरुआत कर। ठीक है, पहली बॉल पे छक्का मत मार। आ जाओ। अ म्यूचुअल फंड, जस्ट अ मोमेंट। ये अभी समझा कि तुमको अलग अलग शेयर में पैसा डालने का मतलब? डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, जैसे ट्रेन में, मैं एज ए स्टूडेंट जब मैं ट्रेन में सफर करता था तो अपना वैलेट में से पूरे पैसे निकाल के बैग में रख देता था। ठीक है, उसमें तकरीबन 2000 रुपए होते थे। 500 रुपए इस जेब में, 500 रुपए इस जेब में, 500 रुपए इस जेब में और 500 रुपए इस जेब में। अगर ट्रेन में मैं घोड़े बेच के सोया भी हूं तो भी क्या चारों जेब से पैसे चुराएगा वो? नहीं चुराएगा। एक 500 रुपए की नोट तो बच जाएगी मेरी, करेक्ट? यही वो मैं म्यूचुअल फंड कंसेप्ट यूज कर रहा था, मुझे पता नहीं था वो पहले। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? बोलो बोलो। रिड्यूसेस रिस्क। चलो देखते हैं। म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दैट एनेबल्स इन्वेस्टर टू पूल देयर मनी। सबके पैसे एक जगह पे लाए जाएंगे इन वन प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट। ये प्रोफेशनली मैनेज कौन करेगा बताओ? हमने किसको अपॉइंट किया था? CACS चिन्मय को। चिन्मय था हमारा प्रोफेशनल फंड मैनेजर। इसके ऊपर आपको एक पूरा 10 मार्क का चैप्टर है CS एग्जीक्यूटिव में। ये मैं CS एग्जीक्यूटिव ज्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो गया तुमको लेके? नहीं सर, हम पहुंचेंगे। नाउ म्यूचुअल फंड्स कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दोज एसेट्स। अलग अलग, मैं क्या कहता हूं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कुछ स्टॉक्स में डालो, कुछ बॉन्ड्स में डालो, कुछ कैश में डालो, कुछ कॉम्बिनेशन बनाओ यार। एकदम ऐसे एक ही जगह इन्फोसिस में 10 करोड़ डाल दिए और एक दिन में शेयर 1500 से 1000 पे आ गया, तुम तो लुट गए। ठीक है, तुम्हारा तो कप्पू शर्मा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जब म्यूचुअल फंड इंडिया में नया नया था, इंडिया में देखा ना आपने, एकदम इत्मीनान से हुआ सब काम, एकदम इत्मीनान से। म्यूचुअल फंड पहली बार UTI के थ्रू आया और इनकी मोनोपोली थी काफी समय तक। ये इकलौता म्यूचुअल फंड था इंडिया में, सोचो। और वो भी 20 से ज्यादा साल तक इकलौता म्यूचुअल फंड, कोई कंपटीशन नहीं। फर्स्ट फेज 1964 to 1967. The mutual fund industry in India started in 1963 with the formation of UTI in 1963 by an act of parliament and functioned under the regulatory and administrative control of RBI. एक मिनट, it started under UTI under the administrative control of क्या? RBI. म्यूचुअल फंड कौन से इंडस्ट्री से रिलेटेड आइटम है? नो, करेक्ट, इट इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? ये तो RBI बोल रहा है, बेवकूफ है ये लोग। सर साल भी तो देखिए, 1963 में सेबी था ही नहीं। 1963 में सेबी था ही नहीं, जो भी था RBI था। RBI कब डेवलप हुआ? 1935। एक्ट कब बना? 1934। उनको बोलो फेल करके दिखाओ, इतना जबरदस्त नॉलेज है। उनको बोलो, क्या बोलो? करके दिखाओ। ज्यादा तो चैलेंज ज्यादा तो नहीं हो गया? Then, and in 1978, UTI was dealing from RBI and Industrial Development Bank of India (IDBI) took over the regulatory and administrative control in place of RBI. The unit scheme of 1964 was first scheme launched by UTI. At the end of 1988, UTI had rupees कितना? 6,700 crore. क्या बहुत ज्यादा पैसा है ये?
बहुत ज्यादा पैसा 19, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 1988। फिर क्या हुआ सर 1988 तक ये गिन क्यों रहा भाई? 1964 से 1988 यानी लगभग 25 साल, 25 साल फंड, म्यूचुअल फंड कौन चलाता था? UTI. यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इकलौता था, मोनोपोली नहीं बोलेंगे इसको। फिर हमको समझा, अरे भाई ऐसा नहीं चलता इंडस्ट्री, कंपटीशन मांगता है, क्या बोलते हो? Yes, sir. हम चलेंगे सेकेंड फेज में, आ जाइए। द ईयर 1987 मार्क द एंट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड सेटअप बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड LIC, दैट इज GIC। SBI Mutual Fund was the first non-UTI mutual fund established in June 87, followed by Can Bank Mutual Fund. Oh my God, what is Can Bank Mutual Fund? दिमाग लगाओ, कैन बैंक, कैनरा बैंक, ठीक है। उसके बाद आगे पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद आगे इंडियन बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। LIC establishes mutual fund in June 89, while GIC in December 1990. At the end of 1993, the mutual fund industry has assets under management of rupees 47,000 crores. Oh my God! एक मिनट, एक मिनट, जब यूटीआई इकलौता था 1988 में, उसका कितना रह गया, कितना एसेट बेस था? 6,700 crore. 6,700 करोड़। 25 साल में वैल्यू कितना हुआ? मान लेते हैं 0 से 6,700, और अब अगले 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 6-7 सालों में ये अमाउंट बढ़ के कितना हुआ? 47,000. आप समझ रहे हो, ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया क्या? जो 25 साल में नहीं हुआ, 6 साल में ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ गया, 7 गुना। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कंपटीशन। अब फेज 3, गाइस AUM का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। थर्ड फेज 1993 to 2003, the Indian securities market gained greater importance with the establishment of SEBI. SEBI आया अप्रैल 1992 में। हमारे जो कौन सी वो सोनी लिव पे आता है वेब सीरीज, स्कैम 1992, हर्षद मेहता, सुना है क्या तुमने? हर्षद मेहता का स्कैम होने के बाद पता चला कि RBI के बस का, IDBI के बस का है ही नहीं ये सब स्टॉक मार्केट। हमको एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए जो डंडा लेके घूमे। हाँ, हमको स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए, म्यूचुअल फंड इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, हमको एक ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए जो डंडा लेके घूमे और सबको परेशान करे जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करता है। फिर लॉन्च हुआ। हर्षद मेहता का स्कैम बहुत ज्यादा बड़ा था, 5,000 करोड़ का स्कैम था वो। 5,000 करोड़ क्या बहुत बड़ा नंबर है? बहुत ज्यादा बड़ा। तो सेबी बना। सेबी पे क्वेश्चन आएगा कि सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था, एग्जाम में सेबी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। The Indian securities market gained greater importance with the establishment of SEBI to protect interest of investors in securities market and to promote and develop and to regulate securities market. In 1993, the first set of SEBI mutual fund regulation came into being for all mutual fund except UTI. The erstwhile कोठारी पायनियर, पहले कोठारी पायनियर के नाम से जाना जाता था, erstwhile यानी पहले का, कोठारी पायनियर now merged with Franklin Templeton Mutual Fund was the first private sector mutual fund registered in July 93. With the entry of private sector, a new era began in Indian mutual fund industry, giving Indian investor a wider choice of mutual fund products. The Indian SEBI mutual fund regulation were revised and replaced in 1996 with a comprehensive set of regulations, SEBI regulation in 1996, which is currently applicable. Guys, mutual fund चलाने के लिए अलग से regulations बने। रेगुलेशन और एक्ट में डिफरेंस होता है, लेकिन आप समझ लो, CSET लेवल पे आप इतना समझ लो, म्यूचुअल फंड चलाने के लिए सेबी ने अलग से लॉज बना दिए कि म्यूचुअल फंड चलाना है ऐसे ही चलाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड चलाना है ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और ये 1996 में बने हुए। जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी ये चैप्टर चल रहा है एग्जीक्यूटिव में। तो
सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जो रिवाइज हुए थे, जो 1993 में पहली बार बने, और रिवाइज कब हुए जल्दी बताओ? आज भी यही रेगुलेशन चल रहा है। 24 साल हो गए, 25 साल हो गए, आज भी यही रेगुलेशंस चल रहे हैं। So, the number of mutual fund increased over the years with many foreign sponsors setting up mutual funds in India. Also, the mutual fund industry witnessed several mergers and acquisition during this phase. At the end of Jan 2003, there were 33 mutual funds. And the AUM of rupees, kitna? AUM of rupees 1,21,000 crores, out of which UTI alone had AUM of rupees 44,541. तो यूटीआई का, ठीक है, यूटीआई ने भी इस पीरियड में अच्छा किया। ये यूटीआई ने अच्छा कैसे कर लिया? सर, कंपटीशन आई ना तो सब मेहनत करते हैं, एम आई राइट? जैसे तुम लोग देखो ना, आप देखो ना, ठीक है, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे थे नहीं 15 दिन पहले, एम आई राइट? अब इंस्टाग्राम पे आ गए, प्रोफाइल बना ली, क्विज में एंटर कर रहे और फर्स्ट रैंक ला रहे। कहां से आ रहा है ये फितूर? सर वो मुझे कंपटीशन में अच्छा करना है सर, एम आई राइट? यूटीआई पहले अकेला था, जबरदस्त था, लेकिन फिर जैसे जैसे नए नए प्लेयर्स आए तो फिर और अच्छा परफॉर्म करने का उन पे प्रेशर बनता गया। उसके बाद फोर्थ फेज 2003 to 2014, in February 2003, following the repeal of UTI Act 1963. What do you mean by repeal of an act? Act cancel हो जाना, हाँ हाँ। The repeal of UTI in 1963, UTI was bifurcated into two separate entities. Guys, very 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 important, ठीक है? The UTI was bifurcated into two set of entities. SUTI, that is Specified Undertaking of Unit Trust of India, and UTI Mutual Fund, which functions under SEBI Mutual Fund Regulation. With the bifurcation of the onset UTI and several mergers taking place among different private sector funds, the mutual fund industry entered its fourth phase of consolidation. Following the global meltdown in the year 2009, 2008-2009 में भी एक बहुत रिसेशनरी सिचुएशन आ गई थी। 2008-2009 में बहुत बड़ी रिसेशनरी सिचुएशन आ गई थी। सिक्योरिटीज मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड टैंक्ड, so was the case in India. Most investors had entered the capital market during the peak had lost their money and their faith in mutual fund products was shaken greatly. The abolition of entry load by SEBI, to be honest ये आपके लिए थोड़ा heavy है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। Most investors had entered the capital market during the peak had lost their money. जब शेयर कैसे है ना, म्यूचुअल फंड भी किससे बनता है? म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो कहां इन्वेस्ट करते हैं? सारी कंपनीज में, करेक्ट? हाँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्या म्यूचुअल फंड का वैल्यू गिरेगा अगर इनके इन सबके अगर शेयर्स गिरे, वैल्यू गिरी, तो म्यूचुअल फंड का वैल्यू भी गिरेगा, है ना? म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट के बाद आता है क्या? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आता है कैसा? म्यूचुअल फंड बाजार के कुछ तो अधीन है, सारे दस्तावेज, ठीक है, सारे दस्तावेज अच्छे से पढ़िए वगैरह, जो कुछ तो आता है कि स्टॉक मार्केट से ही लिंक्ड है। वो स्टॉक मार्केट गया घुसा तो म्यूचुअल फंड भी जाएगा। ये लोगों को समझता नहीं है, लोगों को समझता है म्यूचुअल फंड रिस्की, बिल्कुल रिस्क नहीं है म्यूचुअल फंड में। ओए, म्यूचुअल फंड रिड्यूसेस रिस्क बोला है हमने, एलिमिनेट्स रिस्क नहीं बोला है, करेक्ट है? म्यूचुअल फंड रिड्यूसेस रिस्क, इट डजंट एलिमिनेट रिस्क। तो काफी लोगों ने जो म्यूचुअल फंड को लेके सोच लिया था कि म्यूचुअल फंड में तो बस पैसा बनेगा ही बनेगा, डूबेगा कभी नहीं, उन सबका फेथ शेक हो गया था, हिल गए थे वो लोग। Then the abolition of entry load by SEBI coupled with the after effects of global financial crisis deepened the adverse impact on the Indian mutual fund industry, which struggled to recover and remodel itself over the 2 years in an attempt to remain in economic viability, which is evident from the sluggish growth in mutual fund industry's AUM
बिटवीन 2010 टू 2013. सो इस पीरियड में 2010 से 2013 तक स्लगिश यानी एकदम बुरे दिन थे, क्योंकि सब लोग अपना पैसा निकाल लिए. तो म्यूचुअल फंड चलाएंगे तो चलाए कैसे? ये चिन्मय देशपांडे जी जो है हमारे, उनका सैलरी है 75 लाख रुपए पर एनम. कहां से देंगे इतना पैसा अगर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करेंगे तो? करेक्ट. तो थोड़ा सा इकोनॉमिक वायबिलिटी को रिकवर करना था. फिर एक नया दौर आया. फिफ्थ, अभी करंट फेज देखते. करंट फेज का क्या हाल है? टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द लैक ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेशली इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज. एक मिनट, ये म्यूचुअल फंड के अंदर क्या लगता है तुमको? म्यूचुअल फंड के अंदर परतवाड़ा के लोग इन्वेस्ट करते होंगे क्या? परतवाड़ा, नंदुरबार, उड़ीसा का जयपुर, मिर्जापुर के लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या बंदूकें खरीदते हैं वो? No, sir. कैसा है म्यूचुअल फंड ना? बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, सूरत, इन लोगों तक ही पहुंचा है. टियर 2 टियर 3 सिटीज में पहुंचा ही नहीं है. लखनऊ तक पहुंचा ही नहीं है वो. कानपुर ये पहुंचा ही नहीं है तुम तक वो. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाए म्यूचुअल फंड वगैरह. अरे वो स्टॉक मार्केट है, हमको नहीं डालना पैसे. हम क्या करेंगे? बैंक में क्या करेंगे हम? एफडी. हाँ, एफडी. वेरी नाइस. सो SEBI introduced several progressive measures in September 2012 to re-energize the Indian mutual fund industry and to increase mutual fund penetration. Mutual fund penetration है ताकि वो फंड हर कोई जल्दी जल्दी खरीदे. In due course, the measures did succeed in reversing the negative trend that had set in after the global meltdown and improved significantly after the new government was formed at the center. ये नई गवर्नमेंट 2014 में कौन सी बनी थी? अब की बार मोदी सरकार, तब जीते थे वो. उसके बाद सिंस May 2014 the industry was witnessed steady inflows and increase in AUM as well as the number of investor folios and accounts. AUM ने क्या होता है? AUM बढ़ गया बोल रहे हैं. व्हाट इज AUM? असेट्स अंडर मैनेजमेंट. अब मैं आपको AUM का मतलब समझाऊं, थोड़ा समझाऊं क्या AUM का मतलब? बताता. इट्स डिफिकल्ट क्योंकि पूरा चैप्टर है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट ठीक है मैं बताता हूं आपको. AUM, आपके पापा ने आपको 50 लाख रुपए दिए. पूरा एग्जाम्पल काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. आपको आपके पापा ने दिए 50 लाख रुपए. कितने? 50 लाख रुपए. आपको कह रहा है बेटा संभाल, तुमको निवेश करना है निवेश करो, जो करना है वो करो, 1 साल बाद वापस मांग लेंगे. और आपसे उम्मीद की जा रही है कि हमको कम से कम 7% प्रॉफिट चाहिए. 50 लाख पे 7% कितने होते हैं? सर बहुत होते हैं वो, बहुत. यानी पापा को वापस कितने चाहिए? 53.5 लाख रुपीस. 50 लाख का 7% 3.5 लाख रुपए. आपको पापा ने 50 लाख रुपए दिए, उसका तुमसे जो हो पाए उतना रिटर्न लाने की कोशिश करना. आज तुम्हारे पास कितने रुपए हैं मैनेज करने के लिए? 50 लाख है. 50 लाख इज असेट अंडर मैनेजमेंट. म्यूचुअल फंड के अंदर भी लोग अपने पैसे दे देते हैं ना आपके पास. तो मान लो लोगों ने अगर 600 करोड़ रुपए जमा करके लाया तुम्हारे पास रखने के लिए, तो आपके पास कितने AUM कितना है तुम्हारे म्यूचुअल फंड का? 600 करोड़. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज. द इंडस्ट्रीज AUM क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 10 trillion, that is 10 lakh crore for the first time on 31st May 2014, and in short span of 2 years it had crossed 15 lakh crore in July 2016. The overall size of mutual fund industry has grown rupees 3.26 trillion as on March 2007 to 15.63 trillion on 31st August 2006, the highest AUM ever and a 5-fold increase in a span of less than 10 years. In fact,
The mutual fund industry had more doubled in its AUM in the last 4 years to 5.87 trillion as on March 2012 to 12.33 trillion as on March 2016 and further grown to rupees 15.63 trillion as on 31st August 2016. The number of investor folios यानी क्या होता है? What do you mean by folios? Folios यानी क्या होता है? बताओ. Folios यानी अकाउंट्स, यानी कितने अकाउंट्स खुले म्यूचुअल फंड में, या अकाउंट्स. The number of investor folio had gone up to 3.95 crore folios to 4.98 crore folios in 2016. यानी कितने, ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड में कितने लोगों के अकाउंट है? ऑलमोस्ट 5 करोड़. 4.98 यानी 4 करोड़ 98 लाख लोगों के अकाउंट्स है म्यूचुअल फंड में. सो गाइस, इसका मतलब म्यूचुअल फंड की जानकारी रखने वाले 150 करोड़ में से 5 करोड़ ही लोग हैं. 150 करोड़ है ना हम लोग, ये हम सारे भारतीय 150 करोड़ तो होंगे. यानी 5-6 साल पहले 130 करोड़ बोल रहे थे, वो भी जायज. ठीक है, तो अगले 3-4 साल में 20 करोड़ तो मार ही लिए होंगे हमने. क्या कहते हो? 150 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ लोगों को 5 करोड़ अकाउंट्स है. सोचो आप, उसमें से भी कोई लोग अपने वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे निकालते हैं, तो समझ लो 2-3 करोड़ लोगों को ही इसकी जानकारी है. ऑन एन एवरेज 3.38 lakh new folios are added every month in the last 2 years since June 2014. The growth in the size of the industry has been possible due to the twin effects of regulatory measures taken by SEBI in re-energizing mutual fund in September 2012 and support from mutual fund distributors in expanding the retail base. तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुआ है, 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया था उसके कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी डाउन हो गई थी, और फिर सेबी ने म्यूचुअल फंड को उठाने के लिए 2012 में कदम लिए, जिसके कारण आज म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा कर रहा है इंडियन सिनेरियो में. Mutual fund distributors have been provided much needed last mile connect with investor, particularly in smaller towns, and not limited to just enabling investor to invest in appropriate scheme, but also helping investor to stay on course through the bouts of market volatility and thus experience the benefit of investing in mutual fund. Bouts of market volatility यानी क्या? जो मार्केट में वैल्यू कम हो जाती है उसको कहते हैं बाउट. क्या स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है क्या? क्या कहते हो? और जैसे एकदम से डर जाते लोग, मेरे पैसे, सोचो ना, तुमने 10 करोड़ रुपए डाले, अगले दिन मार्केट 20% से डाउन, तो मैंने एक दिन में कितने का लॉस किया है खुद का? 10 करोड़. शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू. मैंने 10 करोड़ रुपए डाले, करेक्ट? मैं जिस शेयर में डाला था मैंने, वो 20% से गिर गया, तो 10 करोड़ का 20% 2 करोड़. एक दिन में कितने पैसे डूबे हैं मेरे? क्या हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा मुझे? सर आपको भी आएगा, आपके घर वालों को भी आएगा, आपके पूरे गली को आ जाएगा. सर 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है. अब लोगों को ये समझाना पड़ता है, पहले तो म्यूचुअल फंड में डालो, ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा वॉलेटिलिटी आती है तो सहन करो. जैसे रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं? उतर जाते हैं गाड़ी से, तू जा गाड़ी जा, है ना? स्पीड ब्रेकर उतर जाते हैं ना, ऐसे हम सेफ है, हम गाड़ी जा रही है. नहीं ना, नहीं उतरते ना, एडजस्ट करते हो कि नहीं? क्या कहते हो? ऐसे ही थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, और ऊंच नीच हो जाती है थोड़ी. देन in fact, even though FY 2015-16 was not very good year for the Indian securities market, the mutual fund industry witnessed steady positive net flow month after month, even when FII were pulling out in a big way. Oh my God! पहले तो मुझे बताओ, what do you mean by FII? Raise your hands, make it fast. Quiz है ये. FII, raise your hands. Very good, Manisha. Raise your hands. No, raise your hands, Chinmay. Very good. FII का full form चाहिए. Very good, Santoshni. Very good, Priyal. Very good, Shifa. FII. Chinmay, raise your hands here. Come on. Go. Very good, Gopal. Very good, Manali. बाकी के लोग ये वाला अटेम्प्ट देना है, अगला अटेम्प्ट देना है?
ऐसा मत बोलो। दिशा, प्रतीक, हर्ष, मानसी, अशोक, हमने ये पहले ही कर लिया ना, ताकि मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ती है। यस चिन्मय, टेल अस। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। इस पे तो मैंने क्विज में क्वेश्चन भी पूछा था, एफडीआई अच्छा है या एफआई अच्छा है, याद है क्या? उसमें तुमने कहा भी था कि एफडीआई अच्छा है, याद है? क्यों कहा था एफडीआई अच्छा है? क्योंकि एफडीआई अपना बिजनेस सेटअप करता है, एफआई सिर्फ इन्वेस्ट करता है। और यहां पे क्या गड़बड़ होगी, एफआई ने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल दिए। So this was mutual fund industry witnessed. This was largely because hand holding of investors. I'm so sorry. In fact, the mutual fund industry studied positive inflows even when FII were pulling out in a big way. FII were pulling out in a big way का क्या मतलब है? FII अपने पैसे, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे, तो AUM कम होते जा रहा था। Then this was largely because hand-holding of investors by mutual fund distributor and convincing them to stay invested and invest at a lower NAV when the market had fallen. NAV यानी net asset value. Mutual fund distributor have also played a major role in popularizing SIP, systematic investment plan, over the years. In April 2006, the number of SIP accounts had crossed 1 crore mark, and currently each month retail investor contribute 3,500 crore via SIP. यानी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू 3500 करोड़ हर महीने इंडिया में आते हैं। यानी इंडिया के ही पैसे कॉर्पोरेट्स के यूज के लिए आते हैं। तो क्या हम लोग सही तरीके से ग्रो कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में? क्या कहते हो? 3,500 करोड़। इससे क्या हो रहा है, हम लोग या तो बैंक के थ्रू पैसा ले, या तो हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपनीज को पैसा दे। And this is how our country will grow. So guys, we are done with two areas. Banking हो गया, mutual funds हो गया. We shall start with insurance in the next lecture. Alright guys, कोई doubt है? Yes, sir. Any doubts? No, sir. Alright guys, thank you so much. To be honest, म्यूचुअल फंड्स में और बैंकिंग में आज हमने थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा कि म्यूचुअल फंड्स ग्रो कैसे किया है। एक और बात बता देना चाहता हूं मैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आप जो मैंने कहा ना आपको, वो चिन्मय को हमने फंड मैनेजर बनाया था, करेक्ट? एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम लोग स्टॉक मार्केट में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको ब्रोकर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में हम लोग फंड मैनेजर बन सकते हैं अगर हमारा एनालिटिकल स्किल्स अच्छा होगा तो। CS एग्जीक्यूटिव में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट है। आपको अगर स्टॉक मार्केट में अच्छा करियर बनाना है, अच्छे पैसों वाला करियर बनाना है, तो आपने ये म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, और आपने CS एग्जीक्यूटिव में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बनता है उसमें। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, वी आर कॉलिंग इट अ डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल, बाय बाय।